प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले हमजा शहबाज ने एक बड़ी गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने बहुत संजीदा नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं डीजी नैब पर। वो कहते हैं जब मैं नैब ऑफिस में पहुंचा तो मेरी गाड़ी को डीजी नैब के ऑफिस के बाहर ठहराया गया और मुझे कहा गया कि पहले आप डीजी साहब से मिल लें। तो मैंने कहा कि जनाब मैं तो अपनी इंक्वायरी के सिलसिले में आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप डीजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि डीजी साहब ने मुझसे कहा कि जी देखिए हमजा साहब, ये जो पंजाब असम्बली में मेरी डिग्री के हवाले से करारदाद जमा हो गई है, आप इसका कुछ करें, आपकी इसमें मदद चाहिए। हमजा शहबाज ये कहते हैं कि जब मैंने उन्हें इनकार कर दिया इस तरह की किसी भी मदद करने से, तो उसके नतीजे में उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को बुला लिया है, मेरी बहनों को बुला लिया है, मेरी वालदा को बुला लिया है। वो कहते हैं कि ये ऑफ़र मुझे दी गई थी, अगर आप मेरी डिग्री के मामले में मुझसे ताउन करेंगे तो फिर आप भूल जाएं, आपको फिर कोई नोटिस नहीं आएगा। और वो कहते हैं चूंकि मैंने इनकार कर दिया इसलिए मेरी फैमिली को बुलाया गया है। अब नैब ने इस अपने एक एलामी के ज़रिए से इस दावे को मुस्तरद कर दिया है और कहा कि ये बड़े मुज़िका खेज़ इल्ज़ामात हैं जो लगाए गए हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके ज़ाहिर है दूसरी डायमेंशन भी है कि पूरी फैमिली को बुला लिया गया है, तो कितना प्रेशर है पूरी फैमिली के ऊपर। उनसे भी तफसीलात मांगी गई हैं कि आपको ये बाहर से जो पैसे आए ये किस तरह से आए, ये किस मद में आए और क्या क्या इसकी तफसीलात हैं। इस सिलसिले में 15 से अब इस ख़ानदान की पेशियाँ शुरू हो रही हैं नैब में। 15 और 16 को हमजा जाएंगे, 17 को फिर शहबाज शरीफ साहब की अहलिया नुसरत शहबाज साहबा जाएंगी, 18 और 19 को उनकी दोनों बेटियाँ पेश होंगी नैब में। तो ये पूरा ख़ानदान 15 से लेकर 19 तक नैब की पेशी भुगत रहा होगा। तो इसकी क्या आउटकम निकलेगी पॉलिटिकली, जरा इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एमक्यूएम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने जो ग्रीवेंसेस हैं, शिकवे शिकायत हैं, उसका खुलकर इजहार किया। और ख़ास मौजू जो था उनकी गुफ्तगू का वो 18वीं तरमीम था। और इस मौके इस मामले पर 18वीं तरमीम के मामले पर एमक्यूएम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। और एमक्यूएम ये कह रही है इमरान खान साहब से कि आप अब इसको इंटरवीन कीजिए आर्टिकल 149 के ज़रिए से। ये वही मुतालबा है जो कुछ दिन पहले फ़ारूक नसीम साहब ने भी किया था और तजवीज़ की थी इमरान खान को कि वो इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हुए वो इंटरवीन करें और सिंध में मुदाखलत करें। आज वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के ज़रिए से सिंध के अवाम और एमक्यूएम के साथ धोखा किया गया था। और वो कह रहे हैं कि अमली तौर पर 2 सिंध पहले से मौजूद हैं, एक देही सिंध है और एक शहरी सिंध है। और वो कहते हैं बस इसका ऐलान होना बाकी है, 2 सिंध तो पहले से मौजूद हैं। और किस तरह से जाती हो रही है वो कह रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसर नौकरियां बच्चों में तकसीम कर रहे हैं, जाली डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं। बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, इस पर हम ज़रा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आखिर में ज़रा देखेंगे कि IMF की डील जो मुकम्मल हो रही है, अंजाम को पहुँच रही है और असद उमर साहब कह भी रहे हैं कि जी तक आखिरी मरहले में है। अगर IMF की डील हतमी मरहले में दाखिल होने के बाद कंप्लीट हो जाती है और पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम आ जाता है तो उसके नतीजे में कितना अर्सा लगेगा एक तो पाकिस्तान के मुआशी हालात को बेहतर होने में, और ये जो महंगाई का तूफ़ान या जो आम आदमी के ऊपर ज़रा प्रेशर आया हुआ है महंगाई का, क्या IMF प्रोग्राम उसमें भी कोई रिलीफ देगा या टैक्सेस के मद में और बोझ पड़ेगा। तो उसको भी ज़रा देखेंगे। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर मोहित पीरज़ादा मुझे चंद लम्हों में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ज़रा जो हमजा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है ज़रा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़रा देखिए वो डीजी नैब के हवाले से क्या कह रहे हैं कि जब वहाँ गया तो मुझे क्या मुतालबा किया गया और मैंने क्या कहा, सुनिए। मुझे कहने लगे कि हमजा साहब ये आपकी असेंबली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं कैसे अपना जो है इसको वापस लूँ। फिर कहते हैं कि देखें हम आपको बुलाकर जहाँ पे मुझे अच्छा लगता, मैं टीवी पे देख रहा था आप आ रहे थे, आप अपना जो है आपके वालिद ने बड़ा काम किया है, आप क्यों नहीं हुकूमत से बात करते, हमारी जान छुड़ाएं, आपको हम बुलाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं अच्छा लगता, आप कोई आपस में सेटलमेंट कर लें, मैं बड़ा अंडर प्रेशर हूँ। अचंभे की बात है कि मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया जाता है, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। मैंने कहा मैं तो इंक्वायरी करने आया था, मेरी मीटिंग्स हैं। नहीं जी वो डीजी नैब आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। भट्टी साहब ये क्या हो रहा है आपके लाहौर में? वो कहते हैं कि मुझे कहा कि आप ज़रा करारदाद पर हमसे ताउन करें और हम अगर नहीं करेंगे तो फिर जवाब में ये हुआ मेरे साथ। ये क्या हो रहा है लाहौर में और उनकी बेटियों को भी बुला लिया गया? भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद एक तो बेटियां बहनें सब की बराबर होती हैं और सब काबिल एहतराम होती हैं।
मुझे ये नहीं पता कि हमजा साहब ठीक फरमा रहे हैं कि गलत फरमा रहे हैं कि उन्हें डीजी साहब के कमरे में बुलाया गया और कहा गया कि जाली डिग्री वाला केस आपकी करारदाद है। मेरे ख्याल में रेफरेंस की अप्रूवल या इंक्वायरियाँ इनिशिएटिव होती हैं चेयरमैन नैब के कहने पे। लेकिन अगर जो संगीन इल्ज़ामत उन्होंने लगाए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि नैब ने तरदीद दी है कि डीजी नैब ने ना उनसे कोई जाली डिग्री की बात की ना जिक्र की। अगर जाली डिग्री वाली बात वाकई ही संगीन है, अगर जाली डिग्री उनकी चेयरमैन नैब मोहतरम सलीम शहजाद साहब की है तो 5 साल इनकी हुकूमत थी, इससे पहले गालबन 2013 से 18 तक अगर मैं भूल नहीं रहा, तो इन्हें क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की? अचानक जाली डिग्री 1 मिनट में तो नहीं सामने आई, ये कोई गुफ्तगू तो बहुत पुरानी होती रही है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है नैब पर सवालात बहुत ज़्यादा उठते जा रहे हैं। इसका मेरी नज़र में तो एक ही तरीका है, जब एहतसाब अकाउंटेबिलिटी क्रॉस दी बोर्ड ना हो तो फिर सवाल आते हैं। क्या मालम जपा में परवेज़ खट्टक को क्यों नहीं बुलाया जा रहा, KP के CM को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? जब आप एक तरफ ही करेंगे तो फिर यकीनन अपोजिशन इसको इस्तेमाल करेगी। हाँ, ये भी एक सच है कि जो 20 साल या 25 साल इक़्तिदार में रहा, सवाल उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इल्ज़ाम मुबैना करप्शन के ठीक है या गलत है, अभी हम इस डिबेट पे नहीं जाते, लेकिन नैब को चाहिए कि मैक्सिमम इस किस्म की कंट्रोवर्सी से बचे। और अगर उनके बहन और खुसूसन उनकी वालदा की तबीयत नासाज है, मैं जानता भी हूँ नुसरत साहिबा की, उनकी एक बहन है राबिया, एक जुवेरिया, अगर उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है तो उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। अगर एविडेंस है तो इसे कौम के सामने लाना चाहिए ताकि सियासत और एहतसाब में बहन और बेटियों को अलग रहना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों को भी चाहिए कि अगर बुलाया तो मदर साहब जी 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 बड़ी साहब, मैं सिर्फ कह रहा हूँ हमारे सियासतदानों को भी चाहिए, जब उनके बच्चे नाबालग होते हैं या बेटियां होती हैं, अगर कोई ऐसे पैसे का जब इक़्तिदार में होते हैं तो बच्चों को ना इस्तेमाल करें, खुदा रहा अपना नाम इस्तेमाल करें। अगर मैं अब मेरा बेटा नाबालिग है, 15 साल का, अगर मैं उसके नाम पे अरबों रुपया मंगवाऊंगा तो कल को 15 साल बाद उसके नाम के कोई आएगी तो उससे फिर वो सवाल तो ये पूछेंगे, बेटा आप 15 साल की उम्र में बताएगा तो वो यकीनन वो कहेगा मुझे तो नहीं पता, मेरे वालिद ने पूछने के लिए तो बुलाया जा रहा है नुसरत साहिबा को कि जी आपके पास इस सन से लेकर इस सन के दौरान जो पैसे आए वो किस मद में आए, वो कैसे आए, और बेटियों से भी ये सवाल किया जाएगा। मदर साहब, ये नामुनासिब है बेटियों को बुलाकर पूछना, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं बेटियां सबकी साझी होती हैं, लेकिन अगर हमारे सियासतदान अपनी बेटियों को या बच्चों को जायदादें रखने के लिए या पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल करेंगे तो शायद फिर पूछा जा सकता है। और ये जो इल्ज़ाम डिग्री के हवाले से और फिर हमजा शहबाज शरीफ जो जिस अंदाज में इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आपको किस तरह से लगता है, जिसको मुस्तरद भी कर दिया ना आपने? शुक्रिया असद। देखिए, जिस तरह भी आरिफ कह रहे थे, बुनियादी तौर पे आप तरीक़ेकार का मसला होता है। आपके अगर थाने में कोई जेन्युइनली कंप्लेंट लिखाने भी जाए तो लोग उसे अच्छा नहीं समझ रहे होते, क्योंकि आपके थानों का माहौल ही ऐसा नहीं है कि आप थाने में जाएं, आपको खदशा होता है कि जी आप कंप्लेंट लिखाने गए, आप ही को सबसे पहले सस्पेक्ट बना दिया जाता है। तो ओवरऑल माहौल की बात है। तो आप अगर फर्ज करें नुसरत साहिबा से आपने कुछ सवालात करने हैं, उनकी बेटियों से कुछ सवालात करने हैं, तो उसका पहला मरहला तो ये हो सकता है कि आप एक सवालनामा भेज दें उनको और उनसे कहें कि इन सवालात के जवाब दे दें, अगर उन पे कोई इस तरह की एक्विजिशन है। द डे आप उनको बुलाते हैं, जिस दिन आप उन्हें बुलाते हैं, तो वो जो माहौल है उस माहौल में वो पैगाम बड़ा नेगेटिव जाता है। और बाद में अगर ये खास तौर पे पता चले कि जी इनसे तो सिर्फ आपने कुछ पूछगछ ही करनी थी, तो वो पूछगछ आप हमजा से कर सकते हैं, वो पूछगछ आप शहबाज साहब से कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि जी आपकी बेटी के अकाउंट में इतने हैं, आपकी अहलिया के अकाउंट में कितने हैं। बहुत ही जरूरी हो तो आप जरूर इस सारी चीजें कर सकते हैं। तो एक जो तरीक़ाकार है सिर्फ उस पे है, यानी इवन जो हमजा शहबाज को जब ये गिरफ्तार करने गए उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि असल मसला माफ कीजिएगा,
असल मसला तरीक़ेकार का होता है कि आप तरीक़ेकार कौन सा अडॉप्ट करते हैं। उसमें पहलू इंसल्ट करने का होता है, ह्यूमिलिएट करने का होता है। अब फॉर इंस्टेंस हुसैन नवाज की जब इन्होंने तस्वीर GIT की रिलीज की थी, जिसका आज तक नहीं पता चला कि क्यों की गई थी, सही है, लेकिन सर हमारे यहाँ तो वो मैग्नीफाई हो जाती है ना चीजें। अभी आज वो नोटिस वहां पर वसूल करवाने के लिए गए तो जी, तो आज वो नोटिस वहां पर वसूल करवाने के लिए गए तो कहा गया कि जी घेराव कर लिया गया है। मरियम औरंगजेब का भी उस पर बयान आ गया कि जी ये तो जी, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। और दूसरी बात देखिए, जो अभी नैब का भी प्रेस रिलीज आया, DG नैब लाहौर जो हैं उनकी मुबैना डिग्री के हवाले से ये बातें हैं और इस चीज पे क्वेश्चंस उठे हैं। अब उनकी मुलाकात हुई या नहीं हुई है? अगर मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि नैब का प्रेस रिलीज, जहां तक मेरी मालूमात है कि नैब के प्रेस रिलीज में इस चीज को डिनाई किया गया है कि जी जो हमजा शहबाज साहब कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन क्या वाकई मुलाकात भी नहीं हुई है? जी। अगर मुलाकात हुई है तो उस मुलाकात की नौयत क्या थी, मुलाकात क्यों की गई? यानी DG नैब लाहौर को, जिनके पास वो इंक्वायरी नहीं है, इंक्वायरी ऑफिसर कोई और हैं, तो फिर DG नैब लाहौर ने उनसे मुलाकात क्यों की, जरूरत क्यों महसूस की उनसे मुलाकात करने की? तो ये वजाहतें बिल्कुल ठीक है। अब ये जो आपने नुक्ता उठाया बिल्कुल सही है या गलत है जी, जी इसके लिए अलग से इंक्वायरी, अलग से कोर्ट में जाना पड़ेगा किसी ना किसी को फरीक बनाकर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये वाकई मेरे हाथ में प्रेस रिलीज है, इसमें तो इस बात का जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आप अच्छा, किस बात का जिक्र नहीं है कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई? ये डिनाई तो किया गया है कि जी DG नैब के हवाले से इस तरह की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, दूसरा इसमें ज़बान इस्तेमाल की गई है कि हमजा शहबाज का ये कहना खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतादिफ है। इस पर भी बहस हो सकती है कि क्या एक तदीद करते हुए इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए दूसरे फरीक के मुतालिक या नहीं, तो इस पर आपकी राय क्या है? और दूसरा, मैं पहले उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा कॉमेंट करना चाहता हूँ। जो मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे, मैं उनसे पूरी तरह से इत्तफाक़ करता हूँ कि यहाँ पर मसला तरीक़ाकार और प्रोसेस का है, क्योंकि अब हम एक ऐसे दौर में, एक ऐसी एज में मॉडर्निटी की आ गए हैं पाकिस्तानी रियासत में, जहाँ पर लोगों को इंक्रीजिंगली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। खा वो पॉलिटिशियन हों, खा वो सिविल सर्वेंट्स हों, खा वो बिजनेसमैन हों, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हों, उनको बुलाया जा रहा है। अब ये चीज़ें गुज़श्ता 20, 25, 30, 40 बरस से मगरब में हो रही हैं। बहुत सी इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्वेश्चनर की शक्ल में हो सकती है, साइलेंट हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है, जैसे अब हमजा और उनकी सिस्टर, उनके ख़ानदान के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो ये पूरा प्रोसेस है, ये सवाल ये उठता है कि नैब का जो सारा प्रोसेस है या जो हमारा पुलिस का प्रोसेस है, ये सब्सटेंटिव है, मतलब मालूमात हासिल करने के लिए है, या इसका बुनियादी मकसद जो है वो इंसल्ट करना है, ह्यूमिलिएट करना है? तासुर क्या जा रहा है? तासुर तो ये जा रहा है ना कि यहाँ मकसद जो है वो इंसल्ट है, ह्यूमिलिएट है, डराना है, पॉलिटिकल उसमें से मैसेज दिया जा रहा है कि देखें हर एक को पकड़ा जा सकता है, आप कानून से बाहर नहीं हैं, आप ज़्यादा ताकतवर नहीं हैं। फॉर जिस तस्वीर की मज़हर ने बात की, जब हुसैन नवाज़ की वो तस्वीर जो है वो रिलीज़ की गई, तो ग़ालिबन उसका मकसद ये था कि दिखाया जाए कि हुसैन नवाज़ जो है वो ऊपर से एक टॉप व्यू में कि कितने बेचारगी से बैठे हैं, वो ताकतवर नहीं हैं, उनको ह्यूमिलिएट किया गया या उनको इंसल्ट किया गया मकसद। अब ये प्रोसेस बहुत बढ़ गया है, ठीक है, और कई दफ़ा उसमें से हमने देखा कि कोई सब्सटेंटिव इन्फॉर्मेशन निकलती नहीं है उस प्रोसेस में से, ना ही वो बाद में उसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसको कर ऐसे रहे हैं और फिर वो फेल भी हो जाता है बाद में। सो ये अब इस पे बहस होनी बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या उसमें से लीगल रिजल्ट्स हासिल करना चाह रहे हैं, क्या इफेक्टिव केस बनाना चाह रहे हैं, या सियासी तौर पर खेला जाता है कि कभी अचानक लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ख़तरे से बाहर हो गए हैं, फिर अचानक लगता है कि कोई मूड चेंज हो गया है कहीं पे, फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमजा भी उसकी ज़द में आ जाते हैं, अब सलेमान भी उसकी ज़द में आ गए हैं, उनकी बहन कहीं पर एक तासुर जाता है और फिर उस तासुर की नफ़ी होती है, फिर उस तासुर की नफ़ी होती है। अभी अगर सपोज बहुत शोर मच जाएगा कि डील हो रही है, मालम जबा में महमूद खान को क्यों नहीं बुला रहे, या उनको क्यों नहीं बुला रहे जो पिछले CM थे आपके, जो अब डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो उनको क्यों नहीं बुला रहे? तो अचानक सुबह पता चलेगा कि उनको बुला लेंगे, ठीक है। जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि अगर मौसम आ ही गया है बेल्स का लाहौर हाई कोर्ट से, तो फिर अलीम खान की भी बेल हो जानी चाहिए। और जो सारा उस पर भी नैब तो हमारा जो सारा माहौल है वो प्रोसेस ऑफ लॉ से या प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस से, ये ड्यू प्रोसेस से ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है और ये कल्चरल मसला है। सो हमारे यहाँ जहाँ
लीगल वर्सेस कल्चरल क्लैश हो रहा है। वरना अब ये तो नहीं इशू हो सकता कि औरत को नहीं बुलाएंगे फिर अगर वाकई ऐसा ज़्यादा तब भी महसूस होता है कि जब नैब कभी किसी के खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं कर सकती, वो अदालतों में लेकर जाती है, वहाँ पर अपने किसी का भी केस अभी किसी शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ाम थे वो प्रूव नहीं हो सके, बाकी लोगों पर किसी पे भी नहीं हुआ, किसी पर भी नहीं हुआ, कहीं पर भी कोई कंक्लूसिव तरीके से केस प्रूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को ये है कि हालांकि ये फालूदे वाला और 35 जो बिलियन के अकाउंट्स की बहुत बात की गई है, लेकिन क्या जरदारी साहब के ऊपर ये चीज़ें इन दी एंड प्रूव होंगी या जरदारी साहब के साथ भी कोई मामला तय पा जाएंगे जिस तरह से और बहुत से मामला तय पाते हैं। और फिर जो मामला पाकिस्तान में तय पाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम वैसे ही बैठ के कह रहे हैं टेलीविज़न प्रोग्राम में। गुज़िश्ता कई बरस में हमने देखा डॉक्टर आसिम वाला जो है वो मामला क्या हुआ, फिर शर्जील मेमन जो है वो मामला क्या हुआ, और बहुत से मामले सामने आए हैं। नकीबुल्लाह महसूद के मर्डर पे जो है वो जो एसपी साहब हैं वहाँ क्या हुआ, तो मामला तय पा जाते हैं। ठीक है, चीज़ें गुम हो जाती हैं, पहले बेल हो जाती है, फिर लोग बाहर चले जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल में होते हैं, तो रिजल्ट तो है ही नहीं किसी चीज़ का। सही है। चलें एक मुख्तसर सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आकर एमक्यूएम के वाले वो जो 18वीं तरमीम का इशू है जिसका मैंने तफसील से भी जिक्र भी किया अपने इंट्रो में, उस पर आने से पहले मैं आपको शेख रशीद साहब का एक चीज़ सुनवाऊँगा जिसमें वो ये कहते हैं कि जी मैंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि इनको जाने दो, हमारे मत्थे लगेंगे अगर इनको कुछ हो गया तो शेख रशीद साहब कुछ दिन पहले तो शोर मचा रहे थे कि जी ये डील दी जा रही है, ढील दी जा रही है, तो अचानक शेख रशीद साहब को क्या हुआ कि उनका मौक़िफ़ भी बदल गया। तो इस पर ज़रा मुख्तसर सी बातचीत करके फिर आते हैं 18वीं तरमीम के मामले पर, जिस पर एमक्यूएम भी बहुत संजीदा हो गई है और वो उसने अपना वोट जो है वो PTI के पलड़े में डाल दिया है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज एमक्यूएम ने दोबारा अपने शिकवों का इजहार किया बहुत सारे मामलात में, और उन्होंने कहा कि दो सिंध जो हैं वो दो ऑलरेडी मौजूद हैं। ख़ासतौर पर ये जब से एक पुराना मामला है, कोटा सिस्टम का मामला चला रहा है। आज उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम से एमक्यूएम और आवाम से धोखा किया गया है। अब आमिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के। आमिर खान साहब बहुत शुक्रिया सर, आप 18वीं तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नुकसान हुआ, धोखा किया गया। आप 149 सजेस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि उसका इस्तेमाल करें, जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये और 18वीं तरमीम भी को भी ख़त्म करना मुमकिन दिखाई या उसमें तब्दीली करना भी मुमकिन दिखाई नहीं देता, नंबर नहीं है हुकूमत के पास और उनके तहादियों के पास। फिर आप जलसा करने का आपने ऐलान कर दिया, तो आप बुनियादी तौर पर अब स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं कि जलसों के जरिए या अवामी एहतजाज के जरिए से गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ाया जाए, यही है या कुछ और? आपने एक साथ 3 सवाल कर दिए जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये बात के शायद दुरुस्त ना होगी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड नहीं है। हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की है, प्राइम मिनिस्टर का इसमें इंटरेस्ट है, जब ये बात हमने की है। अच्छा। आर्टिकल 149 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को ये अख्तियार है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं, वो यहाँ पर बात कर सकते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं, वफाक यहाँ पर काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो फरूक नसीम साहब हमारे एक प्रोग्राम में, लेकिन आमिर खान साहब ये कह चुके हैं कि मैंने जब इमरान खान साहब से बात की तो उन्होंने हैरत का इजहार तो किया कि अच्छा ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये मुनासिब नहीं है और ये मुमकिन नहीं है फौरी तौर पर, सियासी तौर पर तलखी बढ़ेगी इससे। हाँ, ये फरूक भाई से जरूर बात हुई है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात रखी गई और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर गौर जरूर किया और इस पर हम बात करते रहेंगे, देखते हैं कितना वक्त लगेगा। एक तरफ सूबा बिल्कुल तबाह हो चुका है, यहाँ के तमाम इदारे, यहाँ की सड़कें, यहाँ के हॉस्पिटल्स, यहाँ के स्कूल कॉलेज, सब कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तो हम उसके बाद ये बात कहने में हक बजानिब हैं कि अगर सूबे के हुक्मरान जो कि मसनूई अक्सरियत रखते हैं, जो सूबे की अक्सरियत के ऊपर जमहूरियत का नाम लेकर काबिज हैं और वो सूबे को तबाह करने पर तुले हुए हैं, तो फिर वफाक को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, वरना ये वो सूबा है जो पाकिस्तान को इस बदतरीन सूरत हाल में भी, जहाँ उसके हुकूक गस्ब किए जा रहे हैं शहरी इलाकों के, उसके बावजूद पाकिस्तान के बजट के अंदर 60 से 65% हिस्सा अपना देता है। अगर इस शहर के मामलात, इस
इस सूबे के शहरों के मामलात को दुरुस्त नहीं किया गया तो इससे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान। आमिर खान साहब, ये जो जलसा आप कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? आप क्या हुकूमत पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं? और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते आपकी बात तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं, दबाव की बात जहां तक आप कह रहे हैं, नहीं दबाव नहीं, ये एक सियासी अमल है। सियासी अमल के तहत हर पार्टी आवाज उठाती है, जलसे करती है, जुलूस निकालती है, एहतजाज करती है। हम भी इस सिलसिले में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं जहां पर हम अपनी आवाम को एक जगह पर लेकर आएंगे और उनके सामने सारी सूरत हाल रखेंगे। जहां तक 18वीं तरमीम की आपने बात की, 18वीं तरमीम जिस वक्त इस 18वीं तरमीम को असम्बली से पास कराएगी, उस वक्त ये तासुर दिया गया था कि इख्तियारात को निचली सतह तक लेकर जाया जाएगा। अगर इस बात को सूबाई हुकूमत की इस बात को दुरुस्त मान भी लिया जाए कि वफाक काबिज था, तो पहले वफाक काबिज था, तो अब 4 सूबे काबिज हो चुके हैं। तो पहले सूबाई बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात को जब तक मुंतकिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये इनकी 18वीं तरमीम अपनी रूह के मुताबिक अमल नहीं कर रही। आमिर खान साहब, आखिरी बात आपकी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा, और मैं सुनवा देता हूँ आपको, उन्होंने ये कहा कि KMC और दीगर इदारे आपके कंट्रोल में रहे हैं और आप कई हुकूमतों में उन इदारों पर जो है वो काबिज रहे हैं, तो आपने उसमें क्यों बेहतरी नहीं की? बिलावल ने क्या कहा, आप जरा इसका जवाब दीजिएगा, सुनवा देता हूं मैं आपको, सुनाइए। MQM वो ऐसे जमात है जो कि कराची में बार बार इलेक्ट होते आ रहे हैं। उनके आज तक KMC उनके पास थे, आज उनके पास थे, हमारे दौर में उनके पास था, नवाज के दौर में उनके पास था, मुशर्रफ के दौर में उनके पास था। और कराची के अवाम पूछ रहे हैं कि ये जो हमारे सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, ये जो कहते हैं कि कराची के लिए बात करते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया क्या है? जितना पैसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए रखा और इनके थ्रू दिया था, उसका हिसाब कराची के अवाम मांग रहे हैं। जी आमिर खान साहब, आपने कराची के लिए किया क्या है, ये बिलावल का कहना था। ठीक है, उनको जवाब देने का पूरा हक है, लेकिन उनकी इस गुफ्तगू के बाद तो मैं इतना ही कह सकता हूँ ये बिल्कुल वो मिसाल है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वो सूरत हाल बन गई है। जब वो कराची के हवाले से ये बात कहते हैं तो फिर सूबे का इख्तियार उनके पास था। उन्होंने सूबे में कौन सी तरक्की कर दी है, उन्होंने दादू में कौन सी तरक्की करी है, उन्होंने लाड़काना में, खैरपुर में, दीगर इलाकों में, कश्मीर में उन्होंने कौन सी तरक्की जो है वहां पर दूध की नहरें बहा दी हैं। जिस सूबे के चीफ जस्टिस साहब ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि डायन भी 7 घर छोड़ देती है, इनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने बेड़ा गर्क। राइट, बहुत शुक्रिया के बदनवानी के, इनको और कोई काम आता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मजहर साहब से शुरू करते हुए फिर डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ और आरिफ हमीद भट्टी साहब भी। मजहर साहब, सबसे पहले ये बिलावल साहब ठीक कह रहे हैं या MQM ठीक कह रही है, या दोनों ठीक कह रहे हैं या दोनों गलत कह रहे हैं? क्योंकि आमिर खान साहब भी जवाब नहीं दे रहे। जो बिलावल ने कहा वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने गलत किया तो आपने कौन सा सही किया? देखिए, जो इस वक्त MQM या पीपल्स पार्टी का मसला है वो बहुत पुराना है। जो कराची में, कराची खास तौर पे और सिंध बहुत ज़्यादा मजमूई तौर पे सिंध बहुत हसास सूबा है और इसमें इसीलिए जो 149 वाली बात हो रही है ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये दुरुस्त फैसला होगा, लेकिन उसमें जो बात की जा रही है वो गलत नहीं है। जब बिलावल ये बात कह रहे हैं तो बिलावल भुट्टो को ये भी कहना चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि 2013 में जो लोकल बॉडीज एक्ट में तरमीम की गई उसके बाद तो आपने KMC को तकरीबन पैरालाइज कर दिया। KMC के बाद लोकल गवर्नमेंट के पास कितनी फाइनेंशियल पावर्स हैं और सिंध गवर्नमेंट के पास कितनी फाइनेंशियल पावर्स हैं। तो जहां जो 18वीं तरमीम की बात हो रही है उसका बुनियादी मेरा ख्याल मकसद ये है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो इख्तियारात मिले उसके साथ ही उसी तरमीम के तहत आपको वो इख्तियारात निचली सतह तक ले जाने थे। तो वहां वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक ही रोक लिए गए, लेकिन निचली सतह तक नहीं गए। और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के मंशूर में ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स मौजूद है। तो असल मसला, और मैंने कुछ दिनों पहले ये लिखा भी था कि अगर आपने सिंध का मसला सॉर्ट आउट करना है तो सह फरीकी मुज़ाकरात होने बहुत जरूरी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के और KMC के। वजीर आजम यहाँ आए,
वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के साथ बैठ के इस सिचुएशंस को सॉर्ट आउट करे। क्योंकि देखिए जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मसला है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल कहीं भी खुले वो इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी का इशू 1988 से ऑनवर्ड्स चला आ रहा है, अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस स्कूल्स बनने चाहिए। इसको इस बुनियाद पे टेंशन नहीं डेवलप होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैं हो और यहाँ क्यों ना हो। मदर साहब, ये जो सीधा पॉइंट थे, मैं राइट सर, डॉक्टर साहब आप भी अगर इस पर अपनी राय दीजिएगा। जो सीधा पॉइंट है उनके एमक्यूएम के आज, वो ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम, एक तो वो मैंने जिक्र किया कि वो कहते हैं आवाम से धोखा, वो कह रहे हैं कराची में कमिश्नर और डीसी जो हैं उनका ताल्लुक अंदरून सिंध से है, फिर वो बहुत ज़्यादा तादाद में, फिर वो कह रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाके जो है उनकी आबादी 4 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन उस तनासुब से उनको बेनिफिट नहीं किया जा रहा। जी सर। जी मदर साहब, देखिए मैं आपको बताऊं इशू क्या बन रहा है। आवाज खत्म हो गई। इशू क्या बन रहा है? इशू ये नहीं है कि एमक्यूएम को पीटीआई से प्रॉब्लम है या एमक्यूएम को पीपल्स पार्टी से प्रॉब्लम है। इशू जो बन रहा है एमक्यूएम पाकिस्तान का, जाहिर है एमक्यूएम पाकिस्तान वो एमक्यूएम नहीं है जो आज से चंद साल पहले थी। काफी कमजोर एमक्यूएम है, अंडर सर्वेलेंस एमक्यूएम है। एमक्यूएम की जो बुनियादी डिमांड्स हैं वो नहीं पूरी हो रही, वो उनके जो ऑफिसेज हैं वो खोलने की इजाजत नहीं मिल रही। एमक्यूएम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनको आज भी उस शक की निगाह से देखा जा रहा है और उनके यहाँ जो भी आता है जाता है उसके बारे में ये जरूर शक किया जाता है कि कहीं इसका ताल्लुक लंदन से ना हो। लेकिन अब तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे उनके बारे में जो वो समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट उनका रोल नहीं प्ले कर रहा। राइट सर, मैं चाह रहा हूं ब्रेक पर जाने से पहले जी बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। देखिए बहुत से कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, ना तो दूध से नहाई हुई है एमक्यूएम, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन मजमूई तौर पे एमक्यूएम ने जो आज सवालात उठाए हैं और जो कुछ उन्होंने क्वेश्चंस रेज़ किए हैं, जो वो डिमांड्स उनकी हैं वो बहुत फेयर हैं और उसमें बहुत वज़न है उनके डिमांड्स में। और बिलावल भुट्टो ने जो काउंटर क्वेश्चंस उठाए हैं वो कोई बहुत ज़्यादा परसुएसिव या इम्प्रेसिव नहीं है, बिकॉज 70 की दिहाई से जब से पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसके बाद प्रीडोमिनेटली पीपल्स पार्टी ने सिंध की पॉलिटिक्स को शेप भी किया, उसको कंट्रोल भी किया, रिसोर्सेज भी उनके पास रहे और अंदरून सिंध में वो डेवलपमेंट नहीं हुई जिन डेवलपमेंट की बुनियाद पर और जिस असूल के ऊपर एक पार्टी को पोलिटिकल पावर मिलती है वो नहीं हुई। एमक्यूएम ने उसके मुकाबले में कराची में ज़्यादा काम किया। ये और बात है कि एमक्यूएम ने जो मिलिटेंसी की, जो वायलेंस की, जिसमें फॉरेन हैंड था, फिर अल्ताफ़ हुसैन, फिर लंदन, वो जो सारा कनेक्शन है वो एमक्यूएम के ऊपर एक बड़ा काला धब्बा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ लोगों को जो मुस्तफा कमाल के खास तौर पे जो शऊर देना था, जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट थी, जो सिटी को फैसिलिटेट करना था, जो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना था, वो एमक्यूएम ने किया। अब ये है कि उतना नहीं किया जितना वो कह रहे हैं केएमसी के हवाले से, लेकिन फिर बिलावल की बात कुछ ज़्यादा बनती नहीं है। जो मज़हर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि जब आपने फाइनेंशियली क्रिपल कर दिया केएमसी को तो ज़ाहिर है केएमसी डिलीवर नहीं कर सकते। अब इसमें 2-3 पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी हैं जिसकी अक्सर बात नहीं हो। देखें ये जो सूबे हैं हमारे पाकिस्तान में जो हमने इनहेरिट किए हैं, ये कोई मजहबी फरीज़ा नहीं है, ये कुरान और सुन्नत ने नहीं बनाए थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे जो बरतानवी साम्राज्य ने अपने मकासद में खड़े किए थे, ठीक है। और वो इसमें रद्दोबदल भी करते रहे। फॉर इंस्टेंस उनको समझ नहीं आई कि नॉर्थ वेस्ट को क्या कहना है, तो उन्होंने इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या डाला, जो उन्होंने इनहेरिट किया था पंजाब से, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा जिसको अब हम कहते हैं, ये सारा का सारा जो है पेशावर समेत पेशावर वैली समेत ये पंजाब का हिस्सा था, सिखों के पास था, अंग्रेजों ने सिखों से इनहेरिट किया, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको एक अलग प्रोविंस बना दिया। सिंध जो था वो कभी भी एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस उनके पास नहीं था। उनको जब ये टेरिटरी मिली चार्ल्स नेपियर को 1843-49 में, तो उन्होंने इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गवर्न किया और 47 से कुछ चंद साल पहले आप कह रहे हैं कि ये चेंजेस तो हो सकते हैं। सूबे अंग्रेजों ने बनाए थे, इनकी बाउंड्रीज में तब्दीली हो सकती थी, नए सूबे बन सकते थे, पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए थे। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कराची को एक इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, मैंने वोट नहीं लेना, मेरी तो सारी जो एविडेंस और सपोर्ट है वो ये है कि क्या मैं लॉजिकल बात करता हूं। मेरे हिसाब से एमक्यूएम ये कह नहीं सकती, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कराची शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट प्रोविंस। अगर कराची पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस हो तो ये कराची तो एक अरसे से कह रही है कि हैदराबाद और या शहरी इलाकों को मिलाकर आप एक बना उसका अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गवर्नर हो जो फुली एम्पावर्ड हो,
या चीफ मिनिस्टर हो तो कराची खुद भी डेवलप करेगा, अपने अर्बन मसलों को रिजॉल्व भी करेगा। कराची फॉर ऑल पर्पसेस जो है वो एक सिटी स्टेट है, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर से बड़ी सिटी स्टेट है जिसमें एक्सट्रीमली डेवलप्ड पढ़ा लिखा अर्बन वर्कफोर्स एग्जिस्ट करती है, उसको डेवलप होना। अब ये सिंध की जो पॉलिटिक्स है, लेकिन इंटीरियर सिंध वर्सेस कराची की और उसकी जो वायलेंस है, उसमें कराची को डेवलप होने का मौका नहीं मिल रहा। पार्टी वो कराची को तो मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करना चाहती है, लेकिन सिंध को तकसीम नहीं करना चाहती। असल प्रॉब्लम ये है कि कराची के डेवलप ना होने की वजह से दुबई डेवलप कर गया, दोहा डेवलप कर गया, वो सब डेवलप कर गए, एमिरेट डेवलप कर गई, अबू धाबी एयरपोर्ट डेवलप कर गया, लेकिन हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सके। तो ये जो इनकी कैंसरस पॉलिटिक्स है, इससे कराची ने सफर किया, सिंध ने सफर किया और पाकिस्तान ने सफर। अच्छा भट्टी साहब, आप अगर बात शुरू करेंगे तो ब्रेक की वजह से वो अधूरी रह जाएगी, तो मैं ब्रेक जरा पहले ले लेता हूं, फिर आप अपनी बात तफसील से इस पर रख दीजिएगा। और मैं दो चीजें भट्टी साहब आपसे जानना चाहता हूं। एक तो यही जो इस मुतालबे को बिलावल ने रिस्पॉन्ड किया था कल, ये जो 18वीं तरमीम वाला मसला चल रहा है, वो मैं आपको सुनवाता हूं जरा ब्रेक से वापस आकर, और फिर वो शेख रशीद वाली बात जो हमारे जहन में है कि वो शेख रशीद साहब सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको जाने दो, अब यानी NRO दे दो इनको, तो वो क्यों कर रहे हैं। दोनों चीजें भट्टी साहब मैं आपसे जानता हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। भट्टी साहब, पहले तो मैं आपको जरा कल बिलावल ने कल जो कहा था 18वीं तरमीम का, अगर किसी ने सोचा भी तो क्या होगा, जरा वो पहले मैं वो सुनवा दूं आपको, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए जी। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, 18वीं तरमीम को छीनने की कोशिश करो, 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। भट्टी साहब, ऐसे में कैसे होगी MQM या PTI की ख्वाहिशात की तकमील? दमादम मस्त कलंदर तो नहीं, शायद जरदारी अंदर हो, ये मेरा ख्याल है, मेरी खबर है, मेरी ख्वाहिश हरगिज नहीं है। जहां तक मोहतरम बिलावल जरदारी साहब ने कहा दमदम 27 दिसंबर को, बहुत अरसा पहले, 2 या 3 साल पहले मदर साहब को इल्म होगा, उन्होंने उसमें भी कहा था दमदम मस्त कलंदर होगा, कराची से खैबर बंद होगा। जरदारी साहब ने भी कहा था, वो कहा था, फलां का था। जरदारी साहब ने भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन पंक्चर हो गए। किससे हुए? करप्शन की सुई लगी, थोड़ी सी टच मी नॉट, हल्का सा पंक्चर हो गए। और ये जो 18वीं तरमीम क्या कुरानी आयात मुबारक है, भट्टो ने तो 73 में आइन पूरा कर दिया था। क्या उसकी जो बेसिक राइट है कि निचली सतह पर इख्तियारात लाना, वो किया आपने बिलावल साहब, या खुद इमरान खान साहब, या खुद मियां नवाज शरीफ साहब। पाकिस्तान में बदकिस्मती है, अपना इख्तियार कोई छोड़ना नहीं चाहता और दूसरे का छीनना चाहता है। मैं आपको दरअसल इनफैक्ट थोड़ी सी गुजारिश करता हूं, जो वो MQM ने भी फरमाया। दरअसल पाकिस्तान जो सियासत इबादत होती थी ना, अब मफादात के इर्द गिर्द घूमने लग पड़ी है। सियासत थी पहले जलसे, जुलूसों, रैलियों, गलियों, बाजारों, ग्राउंडों में, पार्कों में, मोहल्लों में। अब ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया तक महदूद हो गई, और मीडिया तक भी टॉक शो की साथ साथ वो जो इनके जो होते हैं क्या मीडिया सेल, वहां तक महदूद हो गई है। सियासत को अवाम से लीडरान ने कट कर दिया है, अपना रिश्ता सियासत का, वर्कर का, रहनुमा का खत्म कर दिया है। हर एक ने मीडिया सेल बनाया, अब एक के बारे में करेंगे, आपके बारे में 101 गालियां दी जाएगी, डिलीवर करते नहीं। बिलावल सब कहते हैं, MQM पे इल्जाम लगाते हैं। 10 साल से यार रेगुलर आपकी 11 साल से हुकूमत है सिंध में, इससे पहले 10-12 साल जितनी भी रही तो उसके ग्राउंड में जाती है। आपने सिंध को दिया क्या? तो भट्टी साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो थ्रेट कर रहे हैं बिलावल साहब, इससे कुछ होगा? लेकिन दूसरी तरफ जी, और नहीं सर, ये जितना मर्जी उछले अपने कद से, जब भी उछलेंगे गिर जाएंगे। ये अवामी मूवमेंट चलाने की पोजीशन में ना थे ना हैं, ये मेरी राय है। हाँ, इमरान खान साहब जिस तरह महंगाई का बम अवाम पर मार रहे हैं, अशिया खुर्द की कीमतों का तूफान लोगों पर गिरा रहे हैं, अगर खान साहब जब भी गिरे अपने में आए, ये नहीं आएंगे, ये तो नहीं ला सकते। MQM ने भी इतना साल इक़्तिदार किया,
शेख रशीद साहब की हिस्ट्री बता दूं, नवाज शरीफ के पर्दा रहे, परवेज मुशर्रफ साहब भी दिलदादा रहे, आजकल इमरान साहब पर सदके वारी जा रहे हैं। पहले कहते थे, लेकिन अब वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इनको एनआरओ दे दें। मैं अगर आप कहें तो मैं वो कर रहे हैं, ये कोई और कर रहा है। ये भी अच्छा है, ये सुनवाई दीजिए कि शेख रशीद साहब ने कहा गया। मैं फिर सबसे इस पर कमेंट लूं जी। जिसको हाथ डालो कहता है एहतियात कर, मैं बीमार हूं। पुलिस वाले डरते हैं कि यार ये हमारे आदमी ना मारा जाएगा, फिर सारा मीडिया कहेगा कि वो तशद्दुद की बुनियाद पर जान हरकत कलब बंद हो गई उनकी। और मैं इमरान खान को कहता हूँ ये ना हो ये अंदर मर जाए, हमारे मत्थे लगे, जाने तो दफा करो। वो कह रहे हैं ये ना हमारे मत्थे लग जाए, इनको जाने दो, दफा करो। ये मतलब ये शेख रशीद साहब किसी के बिहाफ पे शेख रशीद इमरान खान को ये समझाने की किसी के बिहाफ पे इमरान खान मान नहीं रहे, तो शेख रशीद कहीं से पैगाम लेकर आ रहे हैं। मैं बताता हूँ जी भट्टी साहब। अच्छा, मैं गुजारिश करता हूँ, शेख रशीद के पिछले बयानात 1001 देखे, किसी को ढील नहीं होगी, मार्च सख्त मार्च होगा, दिसंबर होगा, कुछ 10 तारीखें तो एहतसाब की वो दे चुके हैं। यही इमरान खान सब थे जो कह रहे थे मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं, लेकिन खैर अब उनके साथ है। डॉक्टर मोइज साहब बड़ी खूबसूरती से बात करें, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है इन्हें ढील दे दो। शेख रशीद बेसिकल उनकी जुबान बोल रहे हैं, उनकी अपनी राय कोई नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अगर उनको ढील देनी है किसी भी करप्ट आदमी को, तो फिर भाईजान करप्शन का आर्टिकल वो निकाल दे। राइट सर, वक्त रह गया कम। डॉक्टर साहब ये क्या अमीर भी करे, ये कहीं पर तय हो गया है कि इनको ढील दे देनी चाहिए और इमरान खान नहीं मान रहे? देखिए मेरा ख्याल है कुछ ऐसा दबाव या प्रेशर या थिंकिंग है कि भाई नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। प्राइम मिनिस्टर थे, फिर जेल में चले गए हैं। नवाज शरीफ साहब और उनकी ख़ानदान की तरफ से बहुत सी अप्रोचेस भी मुख्तलिफ जगहों पे हो रही हैं, बाहर भी हो रही हैं, इंटरनली भी हो रही हैं कि जिनको जाने दें, माफ़ी करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इस पर कन्विंस नहीं है, वो इसको ज़ाती तौर पर सही नहीं समझते और वो समझते हैं कि ये पोलिटिकली तौर पर भी बड़ा गलत होगा, इसलिए वो इसको रजिस्ट कर रहे हैं। अब शेख रशीद साहब जो है वो कहीं से ये पैगाम लेकर आ रहे हैं जिसको वो पब्लिकली जो है वो उसको नशर कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत हमदर्दी का एक नुकसान ये भी होगा कि नवाज शरीफ साहब के साथ पहले भी सिस्टम ने कई दफ़ा हमदर्दी की है। जिसने भी हमदर्दी की है उन्होंने वापस आके उसकी पिटाई कर दी है, ठीक है ना। फिर उन्होंने फारूक लगारी साहब के साथ क्या किया, फिर वो मुशर्रफ साहब के साथ डील करके बाहर गए, फिर वो दोबारा इंग्लैंड आए। लोग भूल जाते हैं 2006 में जब वो बरतानिया आए तो भी ज़ाहिर डील करके आए, फिर पाकिस्तान आए तो सऊदी प्रेशर से डील करके 2007 में आए। उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ को पकड़ लिया, उसके खिलाफ एक पूरा केस चलाया। तो अभी भी जो लोग उनको ढील देने का सोच रहे हैं, शायद नवाज शरीफ साहब या उनके प्रोजनीज उनके आगे पीछे जो हैं वो उनको अगर वापस पावर मिलेगी तो वो छोड़ेंगे नहीं उनको। जी मज़े साहब। देखिए मैं इसको जरा दूसरे अंदाज में देखता हूं। मेरे ख्याल में कि जो प्रॉब्लम आ रही है, जिन सर्कल्स को भी आ रही है प्रॉब्लम, और खुद गालिबन पंजाब में पीएमएलक्यू को भी प्रॉब्लम आ रही है और पीटीआई को भी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि पीएमएलएन ब्रेक नहीं हो रही। और पीएमएलएन का ब्रेक ना होना जो है वो आइंदा लोकल बॉडीज इलेक्शंस के लिए में अगर पीटीआई हार जाती है लोकल बॉडीज इलेक्शन, और तो पीएमएलएन एकदम फिर एक ऑल्टरनेट के तौर पे उभर कर सामने आ सकती है। लेकिन अगर शरीफ फैमिली पाकिस्तान में नहीं होगी तो मुस्लिम लीग नून नहीं होगी, वो मुस्लिम लीग काफ होगी। फिर अगर शरीफ फैमिली पाकिस्तान में रहती है तो मुस्लिम लीग नून ब्रेक नहीं हो पाएगी। और बहुत से लोगों ने दावे किए थे कि 40 लोग जा रहे हैं, 35 लोग जा रहे हैं, एमएनएस जा रहे हैं, एमपीएस जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कितने अरसे में कितने लोग टूटे मुस्लिम लीग नून के? तो नहीं ब्रेक हो रही मुस्लिम लीग नून। किसी न किसी तरह नवाज शरीफ का वोट जो है वो इंटैक्ट नजर आता है। बिल्कुल कोई भी वजह अलग से पॉइंट है, लेकिन बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया, खत्म हो गया। मज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी, और भट्टी साहब आपका भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।